हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह। आज हम बात करेंगे समायोजन से संबंधित युक्तियों पर, समायोजन तंत्र पर। साथियों, पिछले सेशन में हमने डिस्कशन किया था समायोजन के बारे में, जहां हमने जाना था कि एक ऐसी स्थिति जहां पर हम मानसिक रूप से नवीन परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उसे समायोजन कहा जाता है। इस सामंजस्य की प्रक्रिया में हम चेतन और अचेतन दोनों तरीके के मस्तिष्क को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को नवीन परिस्थितियों के अनुसार ढालकर प्रसन्नतापूर्वक जीवन को यापन करते हैं। साथियों, हमने पीछे जाना था कि जब भी व्यक्ति समायोजित होता है तो वह नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, तो वह समायोजित रहता है, खुश रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है। लेकिन कभी व्यक्ति अगर समायोजित नहीं हो पाता है तो साथियों, ऐसी स्थिति में वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और उन मानसिक परेशानियों को मनोविज्ञान में कुसमायोजन कहा जाता है। और जब व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है तो कई प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। और हमने पिछले सेशन में उन मानसिक रोगों के बारे में भी जाना था। हमने जाना था कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है तनाव का शिकार हो जाता है, दबाव का शिकार हो जाता है, कुंठा या बगनासा का शिकार हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दुश्चिंता का शिकार हो जाता है, या फिर उसमें द्वंद्व शुरू हो जाते हैं। तो साथियों, जब इस प्रकार के मानसिक रोग व्यक्ति को परेशान करने लगते हैं, वह इनसे पीड़ित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति स्वयं अपने आप के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अपने आप को समायोजित करने के लिए कुछ टेक्निक्स अपनाता है, कुछ तकनीकी या तरीके अपनाता है। उन तरीकों के द्वारा, टेक्निक्स के द्वारा, तकनीकों के द्वारा अपने आप को वापस से मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है, या फिर समायोजित करता है, या फिर मानसिक परेशानियों से निकलकर सामान्य रूप से अपने आप को प्रसन्नचित्त रखने का प्रयास करता है। साथियों, तो ये जो प्रयास हैं, ये जो टेक्निक और तरीके हैं जिनसे व्यक्ति वापस से समायोजित होता है, मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, या फिर मानसिक परेशानियों से बाहर निकलता है, इन सब तरीकों को, टेक्निक्स को कहा जाता है साथियों समायोजन तंत्र। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इसको कहा जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म भी इसको कहा जाता है। ये क्या करता है? हमारा चेतन और अचेतन दोनों मिलकर कुछ इस तरह की युक्तियां अपनाते हैं जिनसे हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं या फिर समायोजित हो जाते हैं। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं कि किस प्रकार हम कुसमायोजन से बाहर निकलकर समायोजन की ओर आए, क्योंकि समायोजन ही वास्तविक रूप से सही अर्थों में सुखी रहने का, खुश रहने का अचूक नुस्खा है। साथियों, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा सफल हो जाए, उसकी कितनी बड़ी अचीवमेंट्स हों, लेकिन वो सारे के सारे अचीवमेंट्स उसके किसी काम के नहीं हैं अगर वह समायोजित नहीं हो पाता है। तो आज जानते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति जब कुसमायोजित हो जाता है तो वापस से समायोजित होने के लिए, या फिर मानसिक रोगों से बचने के लिए, या फिर अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए किस तरीके से कुछ टेक्निक्स को अपनाता है और किस प्रकार अपने आप को वापस समायोजित करता है। साथियों, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, जिन्हें कहा जाता है रक्षात्मक युक्तियां। क्या कहते हैं इनको? इन्हें हम कहते हैं रक्षात्मक युक्तियां, या फिर समायोजन तंत्र, या फिर आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं, या फिर मानसिक मनोरचनाएं, या फिर रक्षा तंत्र, या फिर प्रतिरक्षा तंत्र भी इनको कहा जाता है। कई सारे नाम हैं इनके। एक बार फिर से समझते हैं किस प्रकार ये नाम मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए या फिर कुसमायोजन से समायोजित होने के लिए हमारे मस्तिष्क के साथ काम करते हैं। साथियों, पहला टाइटल हमने जाना रक्षात्मक युक्तियां। तो रक्षात्मक युक्तियों का मतलब क्या हो गया? किससे रक्षा कर रही हैं? मानसिक रोगों से रक्षा करने वाली युक्तियां, मानसिक परेशानियों से व्यक्ति को बचाने वाली युक्तियां, इसलिए हमने कह दिया इनको रक्षात्मक युक्तियां। दूसरा टाइटल है यहां पर समायोजन तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो एडजस्टमेंट रखता है, एडजस्टमेंट को बनाता है, हमने उसको कह दिया समायोजन तंत्र। एक और वर्ड है आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं। आत्म सुरक्षा से मतलब यहां पर सेल्फ डिफेंस है। कौन सा सेल्फ डिफेंस? मानसिक परेशानियों से, मानसिक रोगों से अपने आप को सुरक्षित रखने का तंत्र यहां पर है। साथियों, मानसिक मनोरचनाएं, मानसिक जो मस्तिष्क से संबंधित हैं, मनोरचनाएं जो हमारे मन ने रच ली हैं, बना ली हैं, होती नहीं है, जन्मजात नहीं होती हैं, हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं होती हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क खुद उनको बना लेता है, उनकी रचना कर लेता है, इसीलिए इनको मनोरचनाएं भी कहा जाता है। साथियों, रक्षा तंत्र, किससे रक्षा तंत्र? कुसमायोजन से, मानसिक परेशानियों से, मानसिक रोगों से। प्रतिरक्षा प्रक्रिया,
वो भी इसी तरीके से है प्रतिरक्षा प्रक्रिया कि किस प्रकार हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, इसका क्या प्रोसेस होगा। तो साथियों ये सारे के सारे नाम हैं, इंग्लिश में कहेंगे हम इनको डिफेंस और मेंटल मैकेनिज्म। और भी हिंदी में कोई नया नाम आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, आप इंग्लिश टर्म को ध्यान रखिएगा, इंग्लिश टर्म जो है वो यही आपको मिलेगा। तो साथियों ऐसी युक्तियां, ऐसे तरीके, ऐसी टेक्निक्स, ऐसी तकनीकें, ऐसी आत्मरक्षात्मक युक्तियां जो व्यक्ति को मानसिक रोगों से बचाती हैं, मानसिक परेशानियों से बाहर निकालती हैं या फिर कुसमायोजन से समायोजन की ओर लेकर आती हैं, उन युक्तियों की हम यहां पर बात करेंगे साथियों। अब ये जो युक्तियां हैं ये किसके द्वारा अपनाई जाती हैं? ये अचेतन और चेतन दोनों के द्वारा अपनाई जाती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अचेतन के द्वारा अपनाई जाती हैं, क्योंकि मानसिक परेशानियां जब भी व्यक्ति में बनती हैं तो वहां भी चेतन अचेतन दोनों का रोल होता है। अच्छा, चेतन और अचेतन आप समझ लीजिए, हमने पीछे डिस्कशन किया था जब हम सिगमंड फ्राइड को पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्राइड ने मानसिक पोर्शन का 3 लेवल बताए हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ये तीनों स्तर मिलकर हमारे संपूर्ण मन मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। चेतन कौन सा? जो वर्तमान से संबंधित होता है, जिसमें हम संवेदनाएं प्राप्त करते हैं, जहां विचार बनते हैं। अचेतन कौन सा? जो वर्तमान से संबंधित नहीं होता, जहां संवेदनाएं प्राप्त नहीं होती और हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पोर्शन 90% हमारा अचेतन होता है, अनकॉन्शियस होता है साथियों। तो व्यक्ति के व्यवहार में चेतन और अचेतन दोनों मिलकर भूमिका निभाते हैं, दोनों मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, दोनों मिलकर व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करते हैं साथियों। तो अचेतन और चेतन दोनों मिलकर इन युक्तियों को भी बनाते हैं, लेकिन इनमें से मोस्टली कौन सी युक्तियां हैं जो अचेतन के द्वारा अपनाई जाती हैं? देखिए कैसे। मानव के अचेतन मन द्वारा अपनाई जाने वाली वह युक्ति जो उसे समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करती हैं एवं क्षणिक संतुष्टि प्रदान करती हैं, उन्हें रक्षात्मक युक्तियां कहा जाता है। तो किसे कहेंगे रक्षात्मक युक्तियां? जो व्यक्ति के अचेतन के द्वारा अपनाई जाती हैं और उन युक्तियों के अपनाने से व्यक्ति क्या करता है? जो कुसमायोजित होता है, मानसिक परेशानी में होता है या मानसिक रोगों से घिर जाता है, वह उनसे बाहर निकलता है और उससे बाहर निकलते उसको क्या मिलती है? क्षणिक संतुष्टि मिलती है, थोड़े समय के लिए उसको संतुष्टि मिलती है साथियों। इन्हें कहा जाता है मानसिक रोगों को दूर करने का सिस्टम, एक समायोजन तंत्र। अब ये जो समायोजन तंत्र है ये 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। 2 तरह की युक्तियां हैं। एक युक्ति है जिन्हें हम कहते हैं प्रत्यक्ष युक्तियां और दूसरी युक्तियां हैं जिन्हें कहते हैं अप्रत्यक्ष युक्तियां। प्रत्यक्ष जो हम प्रत्यक्ष के साथ, चेतन के साथ, प्रत्यक्ष में चीजों के साथ मैनेज करते हुए समायोजन करते हैं। अप्रत्यक्ष जो जहां चीजें सामने नहीं होती हैं, प्रत्यक्ष में चेतन सक्रिय होता है, अप्रत्यक्ष में अचेतन सक्रिय होता है। ठीक है सर। देखिए यह रक्षात्मक युक्तियां जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पहले समझते हैं प्रत्यक्ष युक्तियां कौन कौन सी हैं, डायरेक्ट मेथड्स कौन कौन से हैं समायोजन बनाने के। साथियों डायरेक्ट मेथड्स या समायोजन बनाने की प्रत्यक्ष युक्तियों में पहली युक्ति है बाधाओं को दूर करना, रिमूविंग द बैरियर्स। व्यक्ति के सामने जब भी बाधाएं आती हैं तो वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? व्यक्ति जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है या फिर आवश्यकताओं की पूर्ति में अगर उसको बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो उन बाधाओं के चलते वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। तो व्यक्ति क्या करे? इन बाधाओं को ही दूर कर दे, जो परेशानी आ रही इन परेशानियों को ही दूर कर दे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जो मानसिक परेशानी हुई किसके कारण? बाधाओं के कारण, वो दूर हो जाएगी और जो ही मानसिक परेशानी दूर हुई व्यक्ति वापस से समायोजित हो जाएगा, प्रसन्नचित महसूस करने लगेगा। तो एक तरीका हो गया बाधाओं को दूर करना, रिमूविंग द बैरियर्स। दूसरा तरीका है साथियों अन्य मार्ग खोज लेना। अन्य मार्ग खोजने का मतलब जिस काम के करने से जिस तरीके से बाधाएं आ रही हैं तो उस तरीके को, उस काम को वहीं रोक दो और उस काम को दूसरे तरीके से करना शुरू कर दो। जब दूसरे तरीके से काम करना शुरू कर देंगे तो ये क्या हो गया? हमारा मार्ग बदलने वाली स्थिति हो गई। जो ही हमने मार्ग को बदला, नवीन मार्ग को अपनाया, वहां पर बैरियर्स नहीं है, बाधाएं नहीं है, समस्याएं नहीं है, परेशानियां नहीं है। और जब वहां बाधाएं, परेशानियां, समस्या नहीं है तो क्या होगा? व्यक्ति मानसिक रूप से समायोजित हो जाएगा। तो दूसरी टेक्निक कौन सी हो गई? दूसरा मार्ग खोज लेना, अन्य मार्ग को खोज लेना, सीकिंग अनोदर प्लान, एक नया तरीका खोज लेना। साथियों प्रत्यक्ष उपाय में तीसरी युक्ति है हमारी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अदर गोल्स। लक्ष्यों के प्रतिस्थापन का मतलब हो गया
जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम काम कर रहे हैं और उनकी प्राप्ति के लिए काम करने के दौरान समस्याएं परेशानी आ रही हैं, उन लक्ष्यों को ही बदल दिया जाए, दूसरे लक्ष्य स्थापित कर लिए जाएं, नए लक्ष्य बना लिए जाएं, नए उद्देश्य बना लिए जाएं, नया टारगेट ले लिया जाए। अगर हमने टारगेट ही नया ले लिया, लक्ष्य ही नया बना लिया, तो नए लक्ष्य में वो परेशानियां नहीं होगी। तो ऐसा करने से भी क्या होगा, हमारा मानसिक रूप से परेशान जो है वो नहीं होंगे और वापस से समायोजित होने की स्थिति में आ जाएंगे। चौथा तरीका है साथियों किसका, समायोजन करने का प्रत्यक्ष उपाय, वो है विश्लेषण व निर्णय करना, एनालिसिस एंड डिसीजन। किसका विश्लेषण, हम उन मानसिक परेशानियों का, बाधाओं का, उन समस्याओं का विश्लेषण करें जो हमारे काम को पूरा होने में परेशानियां पैदा कर रही हैं, जिनके कारण हम परेशानियों में हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं। उनका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें कि क्या कारण है जिसके चलते मानसिक परेशानियां हुई और इन कारणों को हम कैसे दूर करें और हम क्या निर्णय लें, किस तरीके से नया एक तरीका अपनाएं, क्या निर्णय लें कि अब यह मानसिक परेशानियां नहीं आए। तो ऐसा करके भी व्यक्ति मानसिक परेशानियों से बच सकता है और समायोजित हो सकता है। तो साथियों ये हमारे 4 प्रत्यक्ष उपाय हो गए समायोजन करने के। एक बार फिर से इनको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो रीट की तैयारी कर रहा है। रीट की तैयारी करने के दौरान उसने देखा कि जो ही उसने तैयारी करनी शुरू की, तैयारी करनी शुरू की और उसने पेपर्स को उठा के देखा, बुक्स को उठा के देखा, पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ा सा पढ़ा उसने और जो ही जो पढ़ा उससे संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करने लगा, तो पता चला कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन में से वो 10 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाया, 20 क्वेश्चन उसके गलत हो गए। अब जब उसके 20 क्वेश्चन गलत हुए तो वो जो रिजल्ट था वो उसको मानसिक रूप से परेशान करने लगा। उसको लगने लगा कि अगर मैं केवल 10 क्वेश्चन ही सही करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं क्या करूं। इस तरह के विचार उसमें बनने लग जाएंगे। जो ही ऐसे विचार बनेंगे वो मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा और मानसिक रूप से परेशान होगा और ये मानसिक परेशानी बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे मानसिक रोगों की ओर चला जाएगा, उनसे पीड़ित हो जाएगा और कुसमायोजन की स्थिति में वह पहुंच जाएगा। अब देखिए, अब वो क्या करेगा, लंबे समय तक कुसमायोजित रह नहीं सकता, मानसिक रोगों से ग्रस्त रह नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो उस व्यक्ति का जो अचेतन मन है, उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो टेक्निक निकालेगा, तरीके निकालेगा। कौन से तरीके? ऐसे तरीके जिससे वह उस मानसिक परेशानियों से बाहर निकले, कुसमायोजन से बाहर निकले, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक स्वास्थ्य को बना लेवें। इसके लिए टेक्निक निकालेगा। देखो पहली टेक्निक कैसे, पहली टेक्निक क्या थी, बाधाओं को दूर करना। वो देखेगा कि मुझे सीडीपी जो है, साइकोलॉजी के 30 में से 10 क्वेश्चन ही मेरे सही हुए, 20 गलत हो गए। अब मैं क्या करूं, मैंने जो 20 क्वेश्चन गलत किए ना, ये मेरी बाधा है। तो मैं एक काम करता हूं, जो 20 टॉपिक्स हैं, इन 20 टॉपिक्स में कहां कहां दिक्कत आ रही है उनको दोबारा पढ़ता हूं, समझता हूं और दोबारा पढ़कर, समझकर, जानकर ये जो मेरी बाधा थी 20 क्वेश्चन गलत होने की, इसको मैं ठीक कर लेता हूं। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो ही ये सोचेगा, इस पे काम करना शुरू करेगा, मानसिक परेशानी समाप्त। और मानसिक परेशानी समाप्त हुई तो व्यक्ति कुसमायोजन से वापस समायोजन की ओर आ गया। हुआ क्लियर? तो बाधाओं को दूर करके भी कुसमायोजन से समायोजन की ओर आया जा सकता है। चलो दूसरा समझते हैं, अन्य मार्ग खोज लेना। इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से समझते हैं हम। अब ये व्यक्ति जिसके 20 क्वेश्चन गलत हुए थे, ये क्या करता है, ये सोचता है कि ये जो 20 क्वेश्चन हैं ये मेरे लिए बड़े मुश्किल है, मैं ये तो करने से एक कम करता हूं, मैं जो मेरा सीडीपी का जो पोर्शन है इसको थोड़ा छोड़ देता हूं और जो मुझे कम नंबर यहां से मिल रहे हैं, वो कम मार्क्स जो मेरा नुकसान इस पोर्शन में हो रहा है, उसको मैं दूसरे विषय से पूरा करता हूं। दूसरे विषय का मतलब क्या हो गया? दूसरे विषय का मतलब हो गया कि मैं हिंदी में ज़्यादा तैयारी कर लेता हूं या मेरी लैंग्वेज में ज़्यादा तैयारी कर लेता हूं, जीके में ज़्यादा तैयारी कर लेता हूं, लेवल 2 का है तो विषय में तैयारी कर लेता हूं। उससे क्या होगा, जो मेरा यहाँ नुकसान हुआ उसकी भरपाई मुझे दूसरे विषय से हो जाएगी और एग्रीगेट जो 150 में से मेरे मार्क्स आने हैं वो मेरे ठीक हो जाएंगे। ऐसा करके भी व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित होने का प्रयास करता है, समायोजित होने का प्रयास करता है। तो यह क्या हो गया, यह युक्ति हो गई अन्य मार्ग खोज लेने की, कि जो परेशानी पैदा कर रही थी उसको दूर करने के लिए उसने एक दूसरा मार्ग खोज लिया। तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। अब यही व्यक्ति जिसके 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये सोचता है कि यार ये बड़ा मुश्किल है, रीट मेरे से हो नहीं सकता, मैं एक काम करता हूं, चलो रीट को हटाओ, मैं तो पुलिस की तैयारी शुरू कर देता हूं।
जो ही पुलिस की तैयारी का उसने विचार किया, किताबों को साइड में रखा, पुलिस की बुक्स वापस रेक पर लेकर आया, उसको शुरू किया, मानसिक परेशानी दूर, कुसमायोजन से वापस समायोजित हो गया। तो ये हो गया लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। अंतिम है साथियों विश्लेषण व निर्णय। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, मानसिक परेशानियों को दूर करने का सबसे सकारात्मक, तार्किक और व्यवहारिक जो तरीका है वो है विश्लेषण व निर्णय। वो बालक जिसके 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो एनालिसिस करे, विश्लेषण करे। क्या विश्लेषण करे कि ये 20 मेरे गलत क्यों हुए? मैं लैंग्वेज को नहीं समझ पाया, या क्वेश्चन को नहीं समझ पाया, या जो मैंने क्लास में समझा था वो मैं लिखा नहीं, नोट्स नहीं बनाए, इसीलिए मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, या फिर मैंने प्रैक्टिस सेट्स को सोल्व नहीं किया इसलिए मेरी समझ नहीं बनी थी। विश्लेषण करेगा कि मेरे 20 क्वेश्चन गलत होने के पीछे कारण क्या था, क्यों मेरे 20 क्वेश्चंस गलत हुए। जब विश्लेषण करेगा उसको पता चलेगा कि इन 20 में से 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसकी लैंग्वेज नहीं समझने के कारण मेरे गलत हो गए। तो एक बात समझ में आ गई उसको, क्या कि लैंग्वेज को समझना जरूरी है। और उसने क्या कर लिया, निर्णय कर लिया कि अब मैं सबसे पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझूंगा, कोई शब्दावली मुझे नहीं आती उस पर मेरी पकड़ बनाऊंगा। फिर वो और दोबारा विश्लेषण करता है कि चलो 3 तो मेरे पकड़ में आ गए, अभी 17 और बच रहे हैं। वो देखता है कि 17 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको वो ऑप्शंस को ठीक तरीके से नहीं समझ पाने के कारण गलत कर दिया। अब उसने निर्णय किया, क्या निर्णय किया कि अब मैं जब भी ओएमआर शीट को डार्क करूंगा, मार्क करूंगा, तो पहले ऑप्शन को ठीक तरीके से समझूंगा। 5 क्लियर हो गए। ऐसे वो पूरे के पूरे शेष 15 क्वेश्चनों का भी क्या करता है, विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है और पता करता है गलत क्यों हुए। और फिर निर्णय करता है कि मैं आगे से मेरी प्लानिंग, मेरी स्ट्रैटेजी इस तरीके की होनी है। ऐसा करके भी व्यक्ति कुसमायोजन से समायोजन की ओर आ जाता है, मानसिक परेशानियों को दूर कर लेता है। तो साथियों ये 5 हो गए हमारे प्रत्यक्ष उपाय समायोजन स्थापित करने के लिए। दैनिक जीवन में, व्यवहार में लगातार हम इनको कहीं ना कहीं रोजाना अप्लाई करते रहते हैं, चाहे जानबूझ के करें चाहे अनजाने में करें। अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो चेतन मन इनके साथ ज्यादा प्रभावी है, और अनजाने में हो रहा है, स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो अचेतन ये सारे के सारे काम कर रहा है साथियों। और मोस्ट प्रोबेबली हमारा अनकॉन्शियस ही इन सारे उपायों को अपनाता है, वही इनको ऑपरेट करता है। आप सोच के देखो थोड़ा सा, उठने से लेकर सोने तक हम कितनी सारी चीजों में ये सब करते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं, कोई दूसरा मार्ग खोज लेते हैं, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर लेते हैं, विश्लेषण और निर्णय कर लेते हैं। आप सुबह सुबह उठे, सर्दी है बहुत तेज, और आप बाथरूम में गए नहाने के लिए, पता चला गीजर नहीं है, गीजर खराब हो गया, बहुत तेज ठंड पड़ रही है, आपको आधे घंटे में नहा के जाना जरूरी है। तो क्या हुआ, बाधा आ गई। जो ही बाधा आई आप सोचे ये क्या तरीका हो गया, मैं तो परेशान हो गए। जो ही मानसिक परेशान हुए, मानसिक परेशानी हुई, कुसमायोजन की ओर जाने लगे, तुरंत आपका अचेतन वापस से उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा और इनमें से कोई ना कोई टेक्निक लगाएगा और उस टेक्निक से मानसिक परेशानियों को दूर कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप कहीं भी सोच के देखो, हर जगह हर समय कहीं ना कहीं हम परिस्थितियों से घिरते रहते हैं, मानसिक रोग हमें घेरते रहते हैं, कुसमायोजित होते रहते हैं, और वापस से हमारा अचेतन इनको ठीक करता रहता है। ऑटोमेटिक चलने वाली यह मानसिक प्रक्रिया है साथियों। मैं यहाँ क्यों आपको समझा रहा हूँ, क्यों हमारे सिलेबस का ये पार्ट है, इसीलिए है कि हमारा मस्तिष्क ऑटोमेटिक इन सबको करता है, लेकिन फिर भी अगर इनको जान जाएं, समझ जाएं, तो हम ठीक तरीके से हमारे समायोजन को बना सकते हैं साथियों। तो ये चर्चा हुई हमारी समायोजन स्थापित करने के प्रत्यक्ष उपायों के बारे में। अब आगे चलते हैं अप्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स किसके, समायोजन के साथियों। देखिए अप्रत्यक्ष उपायों में हम बात करें तो इसके बारे में गेट्स व अन्य क्या कहते हैं। गेट्स कहते हैं अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग केवल दुखपूर्ण तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। गेट्स ने क्या कहा, केवल दुखपूर्ण तनावों को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग किया जाता है। दुखपूर्ण तनाव का मतलब क्या हो गया, जब व्यक्ति मानसिक परेशान है, कुसमायोजित है, तो एक कैसी स्थिति हो गई, दुखपूर्ण तनाव की स्थिति हो गई। और इसको कम करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, इन अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करता है साथियों। अब देखिए अप्रत्यक्ष उपाय में पहला कौन सा है, पहला है दमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ठीक से समझना है, क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चन बना करते हैं। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इन अप्रत्यक्ष उपायों में से बनता ही बनता है साथियों।
देखिए दमन किसको कहते हैं, अब सिंपल सा वर्ड को समझिए। दमन का मतलब होता है दबा देना, दबा देना, रिप्रेश कर देना। किसको रिप्रेश कर देना, किसको दबा देना? यहां कोई मूर्त वस्तु तो है ही नहीं, यहां पर क्या है, संपूर्ण चीजें व्यवहार में चल रही हैं, मस्तिष्क में चल रही हैं, मेंटल प्रोसेस हैं। समायोजन, असमायोजन, कुसमायोजन, मानसिक रोग, मानसिक परेशानियां, प्रत्यक्ष उपाय, ये सब के सब अप्रत्यक्ष हैं, मस्तिष्क में चल रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, व्यवहार का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे मस्तिष्क के द्वारा कई चीजों का दमन किया जाता है, रिप्रेश किया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। आप याद करो पीछे जब हम कॉन्शियस अनकॉन्शियस की बात कर रहे थे, सिगमंड फ्राइड का विश्लेषण सिद्धांत की बात कर रहे थे, साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, उन इच्छाओं को हमारा चेतन ऑटोमेटिक अचेतन में पहुंचा देता है, और अचेतन जो है वो दमित इच्छाओं का भंडार गृह होता है। और ये दमित इच्छाएं कहां स्टोर होती हैं, अचेतन में स्टोर होती हैं। तो साथियों वही प्रक्रिया है दमन। दमन में क्या होता है, जब व्यक्ति की इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो व्यक्ति उनको अपने अचेतन में दमित कर देता है, दबा देता है, और ऐसा करने से व्यक्ति को क्षणिक संतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है, और मानसिक परेशानियों से वो बच जाता है और वापस से समायोजित हो जाता है। साथियों इस मानसिक प्रक्रिया को कहा जाता है दमन। ठीक है, देखिए ऐसी अतृप्त इच्छा एवं आकांक्षा जिनकी वास्तविकता में पूर्ति संभव नहीं है, उसे अचेतन मन में दमित करते हुए समायोजन स्थापित करना दमन है। दुखदायी विचार या घटना को अचेतन मन में भेज देना, यह अवचेतन प्रक्रिया है। इसे फ्राइड ने सबसे पहले प्रयुक्त किया है। तो क्लियर हुआ आपको, ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई हैं, जो अतृप्त रह गई हैं, उनको ऑटोमेटिक अचेतन में भेज देने से हमें क्षणिक संतुष्टि मिलती है और समायोजन प्राप्त होता है। दुखदायी विचार या घटना को अचेतन में भेज देना, यह अवचेतन प्रक्रिया है, अनकॉन्शियस। ये ध्यान रखिएगा, यह अनकॉन्शियस की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? अनकॉन्शियस की प्रक्रिया है, अचेतन मन की प्रक्रिया है। ऑटोमेटिकली हमारा अनकॉन्शियस ऐसा करता है। ठीक है, और ये जो शब्द है, कौन सा शब्द? दमन शब्द। किसकी बात हो रही है? दमन शब्द की बात हो रही है। दमन शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया साथियों? दमन शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया है सिगमंड फ्राइड ने, और यह युक्ति भी किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने दी है। तो क्लियर हुआ। अब एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। आप किसी कपड़े की दुकान पर गए और कपड़े की दुकान पर आपने आपके लिए जींस देखा, जींस आपको बहुत पसंद आया, आप चाहते हैं उसको लेना, लेकिन उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, कीमत बहुत ज़्यादा है, अभी रीट में सिलेक्शन हुआ नहीं है, पैसे कम है जेब में। तो हम क्या करते हैं? चाहते हैं उसको लेना, इच्छा है हमारी, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि पैसा हमारे पास इस समय नहीं है। हम क्या करते हैं? उसकी बजाय एक दूसरा सिंपल जींस ले लेते हैं और लेकर घर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी वो इच्छा हमारे मस्तिष्क में बनी हुई है, क्योंकि वो बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उस इच्छा के बनने से क्या हो रहा है? हमें मानसिक परेशानी हो रही है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो फिर हमारा जो अनकॉन्शियस ऑटोमेटिकली धीरे 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 उसको अचेतन में ले जाता है और हम उसको भूल जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? मानसिक संतुष्टि मिलती है और वापस से हम समायोजन की ओर आ जाते हैं। उठने से लेकर सोने तक पता नहीं कितनी बार हम दैनिक जीवन में इच्छाओं का दमन करते रहते हैं, रिप्रेश करते रहते हैं। क्यों करते हैं? मानसिक परेशानियों से बचने के लिए, समायोजन स्थापित करने के लिए। तो साथियों ये पहली युक्ति हो गई दमन। चलते हैं दूसरी युक्ति की ओर, जिसका नाम है समन, सप्रेशन। साथियों समन में क्या होता है? जैसा दमन में है वैसा ही समन में है। दमन में तो हम क्या करते हैं? अचेतन उन इच्छाओं को दबा देता है, लेकिन समन में क्या होता है? हम समन में जानबूझकर चेतन अवस्था में अपनी इच्छा से उन चीजों को अचेतन में लेकर जाते हैं। दोनों ही जगह चीजें जा रही है अचेतन में, दोनों ही जगह दबाया जाता है। लेकिन दमन में तो अचेतन के द्वारा होता है और समन में चेतन के द्वारा होता है। ये फर्क है दोनों में, बाकी सेम सा कॉन्सेप्ट्स हैं। वहां भी हम चीजों को भुलाकर दमन करके संतुष्टि प्राप्त करते हैं, और यहां भी हम चीजों को भुलाकर समन करके मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। साथियों देखो क्या है, कष्टकारी बातों को जानबूझकर चेतन अस्वीकरण कर देना,
कष्टकारी बातों का जानबूझकर चेतन अस्वीकरण कर देने का मतलब हो गया, मैं वही एग्जांपल देता हूं आपको वापस से। आप जींस की दुकान पर गए, वहां पर आपने क्या देखा कि वो जो शॉपकीपर था उसका एक सर्वेंट है जो आपको दिखा रहा है, वो बहुत रूडली बिहेवियर कर रहा है, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो मालिक है बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, वो बहुत अच्छे से बात करता है आपसे। अब आपने देखा कि यार ये कैसा नॉनसेंस लड़का है जो सेल्समैन है, बहुत अच्छे से बात नहीं करता है, बदतमीजी से पेश आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अरे बढ़ने दो यार, कोई बात नहीं, हमें इससे बात नहीं करनी। और आप मालिक को बोलते भैया आप दिखाओ ये कितने का है, कैसे है, क्या स्थिति है। तो यहां पर क्या किया हमने, उस लड़के का जो व्यवहार था वो हमें पसंद नहीं आ रहा था, तो हमने उसको जानबूझकर अस्वीकृत कर दिया। ऐसा हमने जानबूझकर किया, क्यों किया, ताकि मानसिक रूप से परेशान ना हो, हम कुसमायोजन की ओर नहीं जाएं। इस युक्ति को कहा जाता है समन। स्वयं अपनी इच्छा को दबा लेना, जानबूझकर इच्छा को दबाया जा रहा है। इसमें व्यक्ति सचेत व बलपूर्वक उत्पीड़न विचारों को भुलाना चाहते हैं। सचेत मतलब जानबूझकर है, यहां चेतन है, कॉन्शियस है, ध्यान रखना है आपको। कौन इंपॉर्टेंट है यहां पर कॉन्शियस इंपॉर्टेंट है, और पीछे कौन था, अनकॉन्शियस इंपॉर्टेंट था। जैसे एग्जांपल है, किसी दूध वाले से झड़प हो जाने पर व्यक्ति चाहता है कि छोड़ो इसको, जाने दो। ऐसे दैनिक जीवन में हम कई बार कई चीजों में समन करते हैं साथियों। क्लियर हुआ? तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, दमन में और समन में। देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। दमन जो है वहां पर क्या होता है, दमन में हम रिप्रेस करते हैं चीजों को, जानबूझकर उनको दबाते हैं, जानबूझकर दबाते हैं। तो कौन जिम्मेदार है यहां पर अनकॉन्शियस जिम्मेदार है। अनकॉन्शियस के द्वारा इन चीजों को ऑपरेट किया जाता है। जैसे गुस्सा आया, बहुत तेज क्रोध आया, अब क्रोधित रहने के दौरान क्या होता है, मानसिक परेशानियां बनती हैं, कुसमायोजित की ओर जाते हैं। तो क्या क्रोधित लंबे समय रह पाते हैं क्या, नहीं ना, हमें क्रोध से बाहर तो निकलना है। अब क्रोध से बाहर निकलने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या कि क्रोध को भूल के वापस से हम चीयरफुल महसूस करें, अपने आप को प्रसन्नचित्त या हैप्पी महसूस करें, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इस क्रोध को हम जानबूझकर दबाना चाहें, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, हम उल्टी काउंटडाउन कर रहे हैं, 10 9 8 7 6 4 5। इससे क्या हो रहा है, हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया काउंटिंग की ओर। हम माइंड से काउंटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो यहां हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, तो ये कॉन्शियसली चीजों को जो है प्रेश किया जा रहा है, और यहां अनकॉन्शियसली चीजों को डिनाई किया जाता है। दोनों में ये फर्क है, ठीक है। दोनों ही जगह चीजों को भुलाने की बात हो रही है, दोनों ही जगह कष्टकारी विपरीत परिस्थितियों से बाहर आने की बात हो रही है, लेकिन एक जगह चेतन है, दूसरी जगह अचेतन है। जहां चेतन है वहां पर तो क्या है साथियों, वो हमारा समन कहलाएगा, और जहां पर अचेतन है वो हमारा दमन कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं तीसरी युक्ति की ओर साथियों, जिसका नाम है दिवा स्वप्न, मन तरंग या फिर डे ड्रीम्स। देखिए नाम से ही क्लियर है, दिवा स्वप्न का मतलब ऐसे सपने जो दिन में देखे जाते हैं। तो ड्रीम्स केवल रात में नहीं आते हैं, दिन में भी आते हैं, लेकिन दिन में आने वाले सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं। अच्छा, ये भी दो तरीके के होते हैं। अच्छा चलो पहले ये बताओ, डे ड्रीम्स अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं, इनको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? अब देखो कुछ साथी बोलेंगे सर देखना चाहिए, अच्छे होते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं देखना नहीं चाहिए। अगर हम विवेकानंद जी वाले सपनों की बात करें, अब्दुल कलाम साहब वाले सपनों की बात करें, तो उनका कहना था कि व्यक्ति को ड्रीम देखने चाहिए, सपने देखने चाहिए। सपना देखेगा तो उसके ऊपर काम करेगा, और काम करेगा तो सपना सच होगा। वो तो हो गया सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव नजरिया, जो हमें लक्ष्य की ओर लेकर जाता है, हमारे लक्ष्य को लाइव बनाता है, जिंदा बनाता है। एक दूसरा तरीका क्या है, एक दूसरा तरीका साथियों ये है कि हम अतार्किक रूप से सोचते हैं, जहां तर्क नहीं होता है, अतार्किक रूप से सोचते हैं, कल्पना में रहते हैं, ख्वाबों में रहते हैं, और ऐसा करने से हमें थोड़ी संतुष्टि मिलती है, थोड़ा सुकून मिलता है। देखो कैसे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हवाई यात्रा करने की इच्छा है, हवाई जहाज में घूमने की इच्छा है, लेकिन प्लेन में नहीं बैठ पाता है। क्यों नहीं बैठ पाता है? क्योंकि रीट में सिलेक्शन अभी हुआ नहीं, नौकरी भी लगी नहीं, पैसा नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, कल्पना में, ख्वाबों में, डे ड्रीम्स में ही हवाई यात्राएं करता है, और ऐसा करने से उसको क्षणिक संतुष्टि मिलती है, मानसिक रूप से शांति मिलती है, और वह समायोजन स्थापित करता है साथियों। इस प्रक्रिया को कहा जाता है डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न। आप देखते हैं मूवीज में, जितनी फिल्म होती हैं, मूवीज होते हैं, उनके जो गाने होते हैं, उन गानों में मोस्ट प्रोबेबली गाने जो होते हैं वो सारे के सारे डे ड्रीमिंग होते हैं।
हीरो की दोस्ती हीरोइन से हो गई, दोनों कॉफी पी रहे हैं और कॉफी पीते पीते हीरोइन सोचने लगती है कि अच्छा हम पिकनिक पे चले गए, खंडाला में गाना गा रहे हैं, पर्वतों में घूम रहे हैं, बादल आ रहे हैं, ये है वो है, गाना शुरू हो गया, 20 मिनट चली गई। 20 मिनट के बाद पता चला अच्छा हम कहाँ थे। तो ये होता है डे ड्रीमिंग। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि मानसिक परेशानी से बचने के लिए हमारा अनकॉन्शियस डे ड्रीमिंग करता है और मानसिक परेशानियों को दूर करता है साथियों। इसे कहा जाता है दिवा स्वप्न या मन तरंग या फिर डे ड्रीमिंग या फिर फैंटासी। आगे चलें चौथी युक्ति की ओर, जिसका नाम है प्रक्षेपण, इंग्लिश में कहेंगे प्रोजेक्शन। साथियों प्रक्षेपण का मतलब क्या है? देखो शब्द को समझते हैं प्रक्षेपण। आप याद करो जब हम व्यक्तित्व पढ़ रहे थे ना, तब मैंने प्रक्षेपी विधियां आपको पढ़ाई थी। प्रक्षेपी विधियों में मैंने कहा था कि प्रक्षेपण शब्द किसने दिया है, तो यह सिगमंड फ्राइड ने दिया है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब होता है चीजों को दूसरी जगह भेज देना, दूसरी जगह प्रसारित कर देना कहलाता है प्रक्षेपण। जैसे हम सैटेलाइट को प्रक्षेपित करते हैं अंतरिक्ष में, तो वहां भी प्रक्षेपण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वही प्रक्षेपण यह है, वही प्रोजेक्शन यह है, शाब्दिक अर्थ से आप समझिए। अब देखो यहां पर क्या है, प्रक्षेपण का मतलब होगा चीजों को दूसरी जगह स्थापित कर देना। तो यहां पर तो प्रत्यक्ष में कोई चीज है ही नहीं। यहां पर क्या है, ऐसी मानसिक परेशानी या मानसिक परेशानी का वह कारण जिससे मानसिक परेशानी पैदा हुई, उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा देना, किसी और परिस्थिति के प्रति उसको जिम्मेदार ठहरा देना। ऐसा करने से क्या होगा, वो जो कारण था मानसिक परेशानी पैदा करने वाला, उसको हमने प्रक्षेपित कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, और जो ही प्रोजेक्ट हुआ, प्रक्षेपित हुआ, हम मानसिक रूप से संतुष्ट हो गए और हमें समायोजन प्राप्त हो गया। साथियों यह युक्ति कहलाती है प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन। जैसे मान लीजिए एक साथी है, उसने नीट की बहुत तैयारी की लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने आरपी सर से पढ़ा ही नहीं था। अब जब उसने तैयारी की लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर वो क्या करता है, अपनी इस असफलता को छुपाने के लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहराता है। वो क्या कहता है कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाता, लेकिन मेरे पड़ोस में शादी थी और शादी में 15-20 दिन तक लगातार बैंड डीजे बजता रहा और मैं डिस्टर्ब हो गया। और ये सब कब हुआ? रीट के एग्जाम के 10 दिन पहले हुआ। तो मैंने जितना पढ़ा था वो सारा डिस्टर्ब हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो भाई आप ऐसी बात सुनो तो समझ जाना, वो प्रक्षेपण चला रहा है, युक्ति लगा रहा है, वो ऐसा है नहीं वास्तव में। मुझे बताओ, अगर पड़ोस में शादी थी तो किसी ने बांध के रखा था क्या? कहीं और जगह जाके पढ़ सकता था, दोस्त के रूम पे चले जाता, या फिर गेट बंद कर लेता, कान में रुई लगा लेता। कई सारे तरीके थे उससे बचने के लिए तो, लेकिन वो कारण है ही नहीं वास्तव में। वो सिर्फ अपनी असफलता को छुपाने के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानकर अन्य परिस्थितियों को जिम्मेदार मान रहा है। ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा करने से उसमें क्या हुआ, मानसिक संतुष्टि मिली और वह अपने आप को समायोजित महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है। आप देखिए, जब भी कभी असफल दोस्त आपस में बातें करते हैं तो एक असफल दोस्त दूसरे असफल दोस्त को क्या कहता है, अपनी असफलता के लिए कई कारण बताता है, कहानी बनाता है मनगढ़ंत। अच्छा, जो सुन रहा है वो भी वापस जो पहले वाले असफल दोस्त को अपनी कहानी बताता है, वापस वो भी ऐसे ही मनगढ़ंत कुछ कारण बता देता है कि मेरा भी होता लेकिन ऐसा ऐसा हो गया इसलिए मेरा नहीं हो पाया। दोनों एक दूसरे को मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। अच्छा, मजे की बात बताऊं, पहले सुनने वाला जो है उसको पता है कि बोलने वाला गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो भी गलत बोलने वाला है। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही प्रक्षेपण कर रहे हैं साथियों। ये कहलाता है प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन। आप मुझे बताओ, क्या दैनिक जीवन में ऐसा नहीं होता? पता नहीं कितनी बार हम सब कहीं ना कहीं चीजों को प्रक्षेपित करते रहते हैं। तो साथियों ये युक्ति कहलाती है प्रक्षेपण। एक बार फिर से देखते हैं, जब व्यक्ति परिस्थितियों को दोषपूर्ण बताते हुए समायोजन स्थापित करता है तो यह युक्ति कहलाती है प्रक्षेपण। ध्यान रखना, यहां पर किसको दोषपूर्ण? अन्य परिस्थितियों को। यहां अन्य परिस्थितियां हैं, किसी और को हम दोषपूर्ण ठहरा रहे हैं। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब नाचना तो नाचने वाले को नहीं आता, नाचने वाले को नाचना नहीं आता, लेकिन जिम्मेदार किसको ठहरा है? आंगन को टेढ़ा बता रहा है। तो अन्य परिस्थितियों को यह जिम्मेदार ठहरा रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैच हारने के बाद कोच अथवा बॉल को बेकार बताकर यह कहता है कि हम तो मैच जीत जाते, लेकिन ये बॉल ही खराब थी, ये कोच ही खराब था, खेल का मैदान ही खराब था, या मौसम ही खराब हो गया। तो यहां पर क्या हो गया? ये कहलाता है प्रक्षेपण। अपनी असफलता के लिए या ऐसा कोई कारण जो मानसिक परेशानी पैदा कर रहा है उसके लिए किसी अन्य परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराकर समायोजन करने की युक्ति कहलाती है साथियों प्रक्षेपण। चलते हैं अगली युक्ति की ओर, जिसका नाम है औचित्य स्थापन, युक्तिकरण या फिर तर्क संगतिकरण, या इसको कहते हैं इंग्लिश में रेशनलाइजेशन। साथियों रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है?
जो हमने पीछे पढ़ा था सेम वैसे ही युक्ति ये है, दोनों काफी मिलते जुलते हैं। फर्क इतना है कि हमने प्रक्षेपण में तो हमारी असफलता के लिए या मानसिक परेशानी के कारण के लिए अन्य परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराकर संतुष्टि प्राप्त की थी, समायोजन किया था। लेकिन यहां पर क्या होता है, अन्य परिस्थितियों को जिम्मेदार नहीं ठहराकर मूल कारण को ही, उस उद्दीपक को ही, उस विषय वस्तु को ही या उस उद्देश्य को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, उस परिस्थिति को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है जिसके चलते मानसिक परेशानी पैदा हुई है। देखो कैसे, रीट में असफल जो लड़का है वो प्रक्षेपण में तो क्या कर रहा है, अन्य परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन वही लड़का अगर ये कहता है कि नहीं रीट ही खराब है, रीट ही बेकार है, शिक्षक भी कोई प्रोफेशन है क्या, शिक्षक में कोई मजा ही नहीं है, मैं तो पुलिस में भर्ती होना चाहता हूं, मैं तो वर्दी पहनना चाहता हूं, देश की सेवा करना चाहता हूं, ये शिक्षक बनना मुझे पसंद नहीं है, मुझे बेकार लगता है, मैं ये नहीं बनना चाहता। अब देखो, क्या वास्तव में नहीं बनना चाहता है क्या? ऐसा नहीं है, आपको ही पता, उसकी आंखें ही बोल रही है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहा है, अपनी असफलता के लिए या वह कारण जो मानसिक परेशानी पैदा कर रहा है उसको ही दोषी ठहरा देता है। ऐसा करके वह मानसिक संतुष्टि प्राप्त करता है या समायोजन प्राप्त करता है। उसे कहते हैं साथियों औचित्य स्थापन या फिर युक्तिकरण या फिर तर्क संगतिकरण। ठीक है, देखो वर्ड्स को समझते हैं। औचित्य स्थापन का मतलब होता है उचित कारण या उचित रीजन को स्थापित कर देना, औचित्य स्थापन। युक्तिकरण, टेक्निक निकाल लेना, युक्ति निकाल लेना। तर्क संगतिकरण, किसी भी चीज को तर्क के संगत लगाकर सिद्ध कर देना, तर्क संगतिकरण कहलाता है। इंग्लिश में कहेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है जी, जब व्यक्ति पद अथवा वस्तु को ही दोष युक्त बताते हुए समायोजन स्थापित करता है तो इस युक्ति को औचित्य स्थापन कहते हैं। हम प्रक्षेपण में तो किसी अन्य परिस्थिति की बात कर रहे थे, लेकिन यहां परिस्थिति नहीं है, अन्य नहीं है, वो खुद दोष, वो खुद परिस्थिति या खुद पद वस्तु जिसकी वजह से परेशानी हुई है उसी को दोषयुक्त बता रहे हैं। जैसे अंगूर खट्टे हैं या फिर नींबू मीठे हैं, तो अंगूर को ही खट्टा बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि अंगूर प्राप्ति नहीं हो रहे हैं। आपने कहानी सुनोगी लोमड़ी की, उसने खूब प्रयास किए लेकिन अंगूर नहीं मिले, तो फिर दूसरे ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? बोले तो अंगूर ही खट्टे हैं, नींबू ही खट्टे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसी कारण को दोषी ठहराकर समायोजन बना लेना कहलाता है औचित्य स्थापना। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैच हारने के बाद क्रिकेट को विषय रहित खेल बताता है, कहता है क्रिकेट ही बेकार है, क्रिकेट किसी काम का है कि फुटबॉल बढ़िया, मैं तो फुटबॉल खेलूंगा। तो यहां वो हार गया है, इसलिए मानसिक परेशान है। अपनी मानसिक परेशानी को ठीक करने के लिए, समायोजन करने के लिए क्रिकेट को ही दोषयुक्त बता देता है। क्लियर हुआ? दोनों युक्तियां, पहली प्रक्षेपण जहां अन्य परिस्थितियों को दोषयुक्त बताते हैं, दूसरा औचित्य स्थापन जहां उस पद या वस्तु को ही दोषयुक्त बता देते हैं। दोनों में क्लियर हो गया। आगे चलें चौथी युक्ति की ओर, जिसका नाम है प्रतिगमन या फिर प्रत्यागमन। इंग्लिश में कहेंगे रिग्रेशन। देखो शब्द को समझते हैं। प्रतिगमन या प्रत्यागमन मतलब उधर ही जाना जिधर से आए थे, ये प्रतिगमन हो गया, विपरीत जाना, वापस जाना। तो यहां पर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब नवीन परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता है और नवीन परिस्थिति का सामना नहीं करने के कारण जो उसको मानसिक परेशानी होती है, तो पुरानी परिस्थिति में लौट जाना चाहता है या पुरानी परिस्थिति में लौट कर समायोजन स्थापित करता है। इसे कहते हैं प्रत्यागमन या प्रतिगमन या रिग्रेशन। साथियों समझो एक बार, कई बार आपने देखा होगा कि बड़ा व्यक्ति जो होता है, उस बड़े व्यक्ति को भी जब कोई दुख होता है, परेशानी होती है, तो वो जोर जोर से रोने लगता है बच्चों की तरह से। देखा होगा कई बार आपने। ऐसा क्यों कर रहा है? वो बच्चा तो नहीं है ना, कोई बड़ा व्यक्ति से रोता तो नहीं है ना, लेकिन क्यों कर रहा है? वह अपनी मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए ऐसा कर रहा है। और तरीका कौन सा अपना रहा है? प्रत्यागमन या रिग्रेशन वह कर रहा है। तो जब व्यक्ति नवीन परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता है और पुरानी परिस्थिति में लौट जाना चाहता है, तो यह युक्ति कहलाती है प्रत्यागमन या प्रतिगमन। जब व्यक्ति अपनी नवीन परिस्थिति का सामना नहीं कर पाने के कारण पूर्व की परिस्थिति में लौटकर समायोजन स्थापित करता है, तो इस युक्ति को प्रतिगमन कहा जाता है। जैसे एक वयस्क व्यक्ति बच्चों के समान व्यवहार करता है या फिर रोता है, उसे हम कहेंगे प्रतिगमन। तो हो गया क्लियर सर? नाम से ही क्लियर है। नंबर 5 अगली युक्ति की तरफ चलें, जिसका नाम है विस्थापन या प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। देखो शब्द को समझो। विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, प्रतिस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, डिस्प्लेसमेंट प्लेस को बदल देना, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति
अपने विचारों को, अभिव्यक्तियों को एक जगह उस परिस्थिति में या उपयुक्त परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो वह उसके बजाय किसी अन्य परिस्थितियों में उनको अभिव्यक्त करते हुए समायोजन करता है, तो यह युक्ति कहलाती है प्रतिस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। देखो कैसे, एक एग्जांपल देता हूं आपको, परमानेंट ये कॉन्सेप्ट के कभी आप भूलोगे भी नहीं। विस्थापन या प्रतिस्थापन क्या होता है। एक बार एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में फैक्ट्री का जो बॉस होता है, सेट होता है, मालिक होता है, उसका एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, डिमांड कैंसिल हो जाती है। जो ही ऑर्डर कैंसिल होता है उसको तुरंत मानसिक परेशानी शुरू हो जाती है। वो बहुत दुखी होने लगता है कि मैंने प्रोडक्शन बना भी लिया, माल तैयार भी करवा, लेकिन डिमांड ही नहीं है, ऑर्डर कैंसिल हो गया, अब क्या होगा मेरे सामान का, क्या हो गया मेरी लागत का जो लग गई है। मानसिक रूप से परेशान है, ऑफिस में परेशानी के साथ जूझ रहा है, कुसमायोजित हो रहा है, मानसिक रोगों से ग्रस्त हो रहा है। इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान उसका मैनेजर आता है, बोलता है कि सर ये कुछ चेक साइन कर दीजिए, मुझे बिल्स पे करने हैं। जो ही मैनेजर को देखता है तुरंत उसको गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्ला पड़ता है मैनेजर पर, उसको लड़ने लगता है, बुरी तरह डांटने लगता है। ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा अपनी मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए किया। जिसने ऑर्डर कैंसिल किया था उसको तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अगली बार फिर से ऑर्डर लेना है, तो उसको तो बोल नहीं पा रहा। तो किसको बोल रहा है? अपने मैनेजर को बोल रहा है, जो इनसे जूनियर है, असिस्टेंट है। तो जो उसको बात उसको कहनी थी ऑर्डर कैंसिल करने वाले को, उसको नहीं करके अपने से जूनियर व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को कह रहा है, और वहां अपना क्रोध निकालकर मानसिक रूप से समायोजित हो जाता है। चलो ये तो समायोजित हो गया। अब मैनेजर ऐसी स्थिति में क्या बोलेगा? वापस आ गया बेचारा बाहर। जो ही बाहर आया, बाहर अकाउंटेंट खड़ा है। अकाउंटेंट ने कहा सर चेक साइन हो गए, मैं पे कर दूं। जो ही अकाउंटेंट बोलता है तुरंत, अब ये मैनेजर क्योंकि इसका बॉस है, अकाउंटेंट इसका जूनियर है, इसके ऊपर फूट पड़ता है, इसको लड़ने लगता है। अब बेचारा अकाउंटेंट क्या बोले, ये जाके चेंबर में बैठ जाता है। तभी एक एम्प्लॉय आता है, एम्प्लॉय के बोलता है कि अकाउंटेंट साहब मेरी सैलरी। जो ही उसने अकाउंटेंट को सैलरी के लिए पूछा, तुरंत ये अकाउंटेंट उस एम्प्लॉय के ऊपर फूट पड़ता है, उसको लड़ने लगता है, डांटने लगता है। अब देखो आप चीज नीचे पहुंच रही है एक के बाद एक के बाद। अब ये एम्प्लॉय घूम रहा है, मैं किसको कहूं किसको कहूं। तभी उसका सर्वेंट आता है और बोलता है सर पानी लीजिए। अब ये सारा का सारा गुस्सा सर्वेंट पे निकाल देता है, सर्वेंट को लड़ने लगता है। अब सर्वेंट जो है, इससे नीचे कोई है ही नहीं ऑफिस में, ये घूम रहा है, मैं किसको कहूं, मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं। ये जाता है घर। जो ही घर जाता है, इसकी पत्नी बाहर चौक में बैठकर सब्जी काट रही है, बैठी हुई है और थोड़ी हेल्दी है दिखने में। जो इसको देखता है वो बोलती है आ गए जी। बस वो बोलना हुआ और तुरंत ही उसको फूट पड़ता है कि बस जब देखो जब बस खाना खाना खाना, ये क्या तरीका है क्या? अब इस तरीके से पता नहीं क्या क्या बोल देता है। अब पत्नी है, वापस तो कुछ बोलती नहीं, और ये भी एकदम पूरी एनर्जी में आ गई, रसोई में जाके बर्तन गिरा रही है ऊपर नीचे। तभी इसका बच्चा आता है और बच्चा के बोलता मम्मी खाना चाहिए, भूख लगी है। तो अब ये पत्नी क्या कर रही है, अपने बच्चे पे गुस्सा निकाल रही है। बोले जब देखो जब खाना खाना करता था, सीधा बाप पे गया है, क्योंकि उसको तो सीधा कह नहीं सकती है, बच्चे के माध्यम से कह रही है। अब ये बच्चा परेशान हो गया, ये किसको कहे, ये घूम रहा है, किसको कहूं। तभी उसको कुत्ता दिखाई देता है और कुत्ते के पास जाता है। दीपावली के पुराने फटाके पड़े हुए थे, उसको लेके आता है, कुत्ते की पूंछ पर बांधकर आग लगा देता है। अब वो फटाके फट 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 फूट रहे हैं, कुत्ता भाग रहा है, कुत्ता आगे फटाके पीछे, और ये जो बच्चा है वो खुश हो जाता है। भागते 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 जो कुत्ता है एक व्यक्ति को काट लेता है, और जिसको काटता है संयोग से यह वही फैक्ट्री का मालिक है जिसने कहानी को शुरू किया था। तो ये है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। ये कहलाता है विस्थापन या प्रतिस्थापन, कि जब व्यक्ति अपना गुस्सा, अपनी परेशानी उपयुक्त परिस्थिति में व्यक्त नहीं कर पाता है, अन्य परिस्थिति में व्यक्त करके मानसिक संतुष्टि प्राप्त करता है, तो यह टेक्निक कहलाती है विस्थापन या प्रतिस्थापन। आगे चलें नेक्स्ट की ओर साथियों। तो नंबर 6 पे है तादात्मीकरण या आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। देखो तादात्मीकरण का शब्द को समझो। तादात्मीकरण मतलब तादात्म्य बना लेना, आत्मीकरण यानी उसको स्वीकार कर उसके जैसा बन जाना। तो कई बार व्यक्ति अपने गुण दोषों को छुपाने के लिए किसी गुणी व्यक्ति के समान व्यवहार करने लगता है, उसके जैसा दिखना चाहता है, ऐसा करके वह मानसिक संतुष्टि प्राप्त करता है। तो यह युक्ति कहलाती है तादात्मीकरण या आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन या अजीमिलेशन भी इसको कहा जाता है साथियों। जैसे एक किशोर होता है, किशोर बहुत स्मार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वह किसी स्मार्ट हीरो की तरह से हेयर कट करता है, बाल कटवाता है, वैसे कपड़े पहनता है, वैसी स्टाइल में चलता है, वैसी आवाज निकालता है और वैसा व्यवहार करता है। ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो अपने गुण दोषों को छुपाने के लिए उस हीरो के साथ
तादात्म्यकरण कर रहा है, अजीमिलेशन कर रहा है, उसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन बना रहा है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा करने से उसको मानसिक संतुष्टि मिलती है और समायोजन बन जाता है साथियों। यह युक्ति कहलाती है तादात्म्यकरण। नेक्स्ट चलें नंबर 7 की ओर, जिसको कहते हैं शोधन, मार्गान्तीकरण या फिर उदात्तीकरण, इंग्लिश में कहेंगे सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो यहां से पूछे जाते हैं इस पूरे टॉपिक में से, वो प्रबल संभावना है यहां से बनने की। किशोरों के संवेगों को समायोजित करने के लिए, किशोरों के संवेगों को दूर करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए इस युक्ति को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। देखो क्या है, शोधन का मतलब होता है ठीक करना, मार्गान्तीकरण का मतलब होता है मार्ग को बदल देना, उदात्तीकरण का मतलब ही होता है चीजों को ठीक कर देना, सब्लिमेशन। तो कोई भी ऐसा व्यवहार जो समाज में अस्वीकार्य होता है उसको समाज में स्वीकार्य व्यवहार में बदलते हुए जब समायोजन स्थापित करते हैं तो साथियों यह युक्ति कहलाती है शोधन, मार्गान्तीकरण, उदात्तीकरण या फिर सब्लिमेशन। जैसे एक बच्चा है जिसको बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत क्रोध उसको आता है। अब उसके क्रोध को हम दूर तो खत्म तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मूल प्रवृत्ति का हिस्सा है, ये हिस्सा मूल प्रवृत्ति, इसलिए क्रोध का संवेग बन रहा है। उसका दमन भी नहीं कर सकते वरना मानसिक परेशानी हो जाएगी उसको। तो ना तो उसका दमन कर सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं। क्रोध है तो है, वो तो आएगा। अब क्या करें? क्रोध के दौरान जो व्यवहार होता है वो समाज को स्वीकार भी नहीं होता है, परेशानियां पैदा करता है। तो क्या करते हैं, उस बालक को बॉक्सिंग में उतार देते हैं, कुश्ती में उतार देते हैं, या फिर कबड्डी का खिलाड़ी बना देते हैं, या फौज में भर्ती करवा देते हैं। अब ये ऐसे काम है, ऐसे प्रोफेशन है जहां पर उसका जो गुस्सा है, उसका जो क्रोध है वो सकारात्मक या उस काम के लिए उपयुक्त बन जाता है। जैसे मान लीजिए बॉक्सिंग की विंग में उतरा हुआ है ये खिलाड़ी जिसको बहुत तेज गुस्सा आता है। हम चाहते हैं कि इसको फटाफट क्रोध आए, गुस्सा आए। जब गुस्सा आएगा सामने वाले को मारेगा, जीत जाएगा। तो यहां पर इसका क्रोध भी स्कूल के लिए मेडल लेकर आ रहा है। तो ये कहलाता है, ये युक्ति कहलाती है शोधन या मार्गान्तीकरण या सब्लिमेशन साथियों। एक बार देखते हैं, जब समाज के द्वारा अमान्य प्रवृत्तियों को मान्य प्रवृत्तियों में परिवर्तन करते हुए समायोजन स्थापित करता है तो इस युक्ति को शोधन अथवा मार्गान्तीकरण कहा जाता है। इसे सृजित विश्व में पलायन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। सृजित विश्व में पलायन का मतलब हो गया किसी नई क्रिएटिविटी की ओर लेकर जाना, सृजनात्मक कार्यों की ओर लेकर जाना। मार्गान्तीकरण किशोरावस्था में संवेग नियंत्रण का सबसे उत्तम उपाय है। इसको सबसे अच्छा माना जाता है किशोरावस्था में संवेगों को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। जैसे किसी क्रोधी बालक को सेना में भर्ती करवाते हुए क्रोध का मार्गान्तीकरण करना। तुलसीदास जी का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास जी की कहानी आपने सुनी होगी। तुलसीदास जी क्या होते हैं, उनकी पत्नी के प्रति बहुत प्रेम करते हैं और उसके प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं कि एक बार जब वो पीहर चली जाती हैं तो वो रात के अंधेरे में, बरसात में, तेज बरसात में, अंधेरे में वहां पहुंच जाते हैं और उससे मिलने के लिए खिड़की में से जाना चाहते हैं, क्योंकि रात को कौन अलाउ करेगा। तो खिड़की में उनको एक रस्सी दिखाई देती है, रस्सी को पकड़कर वो कमरे में पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी बोलती है, बोले रस्सी कहाँ है? बाहर देखते तो वो सांप होता है। मतलब ये इतने पागल होते हैं उसके लव में कि उनको वो सांप भी समझ में नहीं आता है और खिड़की में से अंदर पहुंच जाते हैं। तब उनकी पत्नी इनको एक उलाहना देती है कि जितना मोह तुम्हारा मेरे प्रति है, अगर इतना मोह तुम्हारा ईश्वर के प्रति हो जाए तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाए। अब ये जो उनका अफेक्शन था, लव था, ब्लाइंड लव था पत्नी के प्रति, उसको उस महिला ने ईश्वर के प्रति डाइवर्ट कर दिया। तो यह कहलाया मार्गान्तीकरण, उदात्तीकरण या सब्लिमेशन। जो अस्वीकृत व्यवहार था उसको स्वीकृत व्यवहार में कन्वर्ट कर दिया। और जब इतना मोह, इतना अफेक्शन, इतना ब्लाइंड लव तुलसीदास जी का ईश्वर के प्रति हो जाता है तो रिजल्ट क्या है आपको पता है। तो ऐसे ही अगली युक्ति साथियों, पृथक्करण, पलायनवादी व्यवहार, प्रत्याहार, विलोपन या फिर विड्रॉल। बहुत सिंपल सी बात है। पृथक्करण मतलब अपने आप को अलग कर लेना, पलायन मतलब उस विपरीत परिस्थिति से पलायन कर जाना, प्रत्याहार भी वही है, विलोपन भी वही है। विड्रॉल, जब भी कोई ऐसी स्थिति, ऐसा व्यवहार जिससे हमें मानसिक परेशानी होती है तो हम अपने आप को वहां से हटा लेते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। ऐसा करके हम क्षणिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यह युक्ति कहलाती है विड्रॉल। जैसे मान लीजिए किसी साथी से लड़ाई हो गई, उसका व्यवहार पसंद नहीं है तो हम उससे बोलना बंद कर देते हैं। बोलना बंद करने से क्या होगा, दोबारा टकराव की स्थिति नहीं बनेगी, तो मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे, समायोजन में रहेंगे। यह कहलाता है विड्रॉल।
जो भी परिस्थिति परेशान करती है उस परिस्थिति से भूत भविष्य एवं वर्तमान के लिए पीछा छुड़ाकर समायोजन स्थापित करना। भावी असफलता से डरकर उस स्थिति से अपने आप को अलग कर लेना, जैसे जो हुआ सो हुआ। कई बार ऐसे बेड इवेंट्स परिवार में हो जाते हैं। मान लीजिए किसी अपने व्यक्ति की डेथ हो गई, वो रहा नहीं दुनिया में, अब उसकी अनुपस्थिति बड़ी परेशानी पैदा करती है, बड़ी पीड़ा पैदा करती है, व्यक्ति असमायोजित होता है, मानसिक रूप से परेशान रहता है। तो वो ठीक करने के लिए क्या करता है, उस याद से, उसकी प्रेजेंस से, उसकी मेमोरीज से अपने आप को विड्रॉ करता है, पृथक्करण करता है, उसको भूल जाना चाहता है बार बार ऐसा करके। ऐसा क्यों? ताकि वो मानसिक रूप से संतुलित रह सके। साथियों, यह युक्ति कहलाती है पृथक्करण। अगली युक्ति है अंतः प्रक्षेपण, इंट्रोजेक्शन। ये क्या होता है? इंट्रोजेक्शन, अंतः प्रक्षेपण क्या होता है? किसी दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, उसके सुख में सुखी हो जाना, ऐसा करके जब संतुष्टि प्राप्त होती है तो वह कहलाता है इंट्रोजेक्शन। जैसे किसी व्यक्ति के यहां पर क्या करते हैं, मान लो किसी की डेथ हो गई, अब डेथ होने के बाद जाते हैं तीय की बैठक पर बैठने के लिए, तो वहां जाकर हम कैसी बातें करते हैं, वहां जाकर हम सिंपैथी वाली बातें करते हैं, सहानुभूति वाली बातें करते हैं, और हम भी दुख प्रकट करते हैं उस दुख के लिए जिससे वह पीड़ित है। ऐसा करने से क्या हुआ, हम अपने आप को उसके साथ समायोजित करने के लिए, किसके साथ, जो व्यक्ति परेशानी में है, हम भी दुख महसूस करते हैं, ऐसा बनाते हैं, अपने आप को दुखी बनाते हैं, और दुखी बनाकर सामने वाले के साथ समायोजित होते हैं। यह युक्ति कहलाती है अंतः प्रक्षेपण। कई बार क्या होता है, मान लीजिए हम किसी परेशानी में हैं, हमें हमारा सिर दर्द हो रहा है या मानसिक शारीरिक परेशानी है, पीड़ा हो रही है जिसके चलते पर, लेकिन किसी की बर्थडे पार्टी में गए, शादी में गए, स्टेज पे खड़े हैं और वहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं दूल्हा दुल्हन के साथ। अब बड़ी परेशानी है, बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां मुस्कुराते हैं, फिर भी हम उस उल्लास वाले माहौल में अपने आप का व्यवहार वैसा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम अपनी मानसिक परेशानी के साथ अगर वहां जाएंगे तो समायोजन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम अपने आप को वैसा बना लेते हैं। साथियों, यह युक्ति कहलाती है इंट्रोजेक्शन, अंतः प्रक्षेपण। चलते हैं अगली युक्ति की ओर, जिसका नाम है विपरीत मनोरचना या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। देखो, विपरीत मनोरचना का मतलब होता है जैसा हम हैं वैसा नहीं दर्शाते हुए विपरीत दर्शाना। जैसे हम बहुत खुश हैं लेकिन फिर भी दुखी दर्शाना, हम बहुत दुखी हैं लेकिन खुशी दर्शाना, यह कहलाता है विपरीत प्रतिक्रिया निर्माण। कई बार क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की सफलता, कोई हमारा कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर यूं समझो आप, रीट में किसी का सिलेक्शन हुआ है, और सिलेक्शन होने के बाद हमने देखा कि यहाँ कट ऑफ है 72.3 कट ऑफ है, और 72.3 में सिलेक्शन हो गया, 72.4 आपका परसेंट है, और मेरिट लिस्ट में जस्ट आपके दोस्त के नीचे आप ही का नाम है। अब आपको पता कि यार इसका सिलेक्शन हो गया, अगर ये नहीं होता तो किसका हो जाता, मेरा हो जाता। तो अब उससे आपको जेलसी हो रही है कि काश ये नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, या फिर ये ज्वाइन नहीं करे तो भी वेटिंग में मेरा नंबर आ जाए। अब आप उससे जेलसी कर रहे हैं, आप उससे सुखी नहीं हैं, किसी भी कीमत पे वो स्वीकार नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप उसके साथ मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उसको बधाई देते कि वाह यार तेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात है। तो आप चाहते नहीं हैं आप खुश तो नहीं, लेकिन खुश होने का व्यवहार कर रहे हैं। तो यह कहलाता है विपरीत रचना, प्रतिक्रिया निर्माण। किसी व्यक्ति की इच्छाएं व आकांक्षाएं इस प्रकार की होती हैं कि उन्हें सामाजिक रूप से व्यक्त करना व्यक्ति के अपने हित में नहीं होता, इसलिए व्यक्ति विपरीत रचना रचकर समायोजन स्थापित करता है। अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे एक सौतेली माँ होती हैं, वह अपनी सौतेली बेटी को बहुत पसंद नहीं करती हैं, अपनी खुद की बेटी की तुलना में उसको कम पसंद करती हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार में ये दर्शाती नहीं है, पति के सामने नहीं दर्शाती, उसके सामने दोनों के लिए बराबर व्यवहार होता है। आपने सुना होगा बगुला भगत, तो बगुला भगत का मतलब बगुला मछलियां खाता है, मांसाहारी होता है, लेकिन भक्त जैसा दिखता है। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में तो बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन बगल में छुरी है, हिंसा साथ में रखता है। तो ये क्या हो गया, विपरीत प्रतिक्रिया का निर्माण हो गया। साथियों, नंबर 12 की बात करें, 12वीं युक्ति है आश्रित होना, डिपेंड होना। कई लोग दूसरों पर डिपेंड होकर भी अपनी मानसिक परेशानियों को दूर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, वो दोस्त के पास आता है, बोले भाई अब तू ही सब कुछ है, तेरे भरोसे ही मैं तो हूं, बस तू खिलाएगा तो जिंदा रहूंगा, वरना मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। तो क्या हो गया, डिपेंड करते हुए अपनी मानसिक परेशानियों को दूर कर लेते हैं। अगला है दोस्तों समझौतावादी व्यवहार। समझौते में क्या होता है, जब व्यक्ति वास्तविक वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके स्थान पर किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति से संतुष्टि प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए
किसी का व्याख्याता में सिलेक्शन नहीं हुआ तो सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होने के बाद वो समझौता करे, कोई बात नहीं यार नौकरी तो लगी। सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ, वो रीट में सेलेक्ट होकर लेवल 2 का या 1 का शिक्षक बन के समझौता कर लेता है, तो यह कहलाता है समझौतावादी उपाय। सर नेक्स्ट चलें, नंबर 14 है वास्तविकता अस्वीकरण, या हम इसको कहते हैं डिनायल, नकारना। वास्तविक परिस्थिति को, वास्तविक स्थिति को स्वीकार नहीं करते हुए भी व्यक्ति समायोजन स्थापित करता है, उस युक्ति को कहते हैं वास्तविकता अस्वीकरण। जैसे किसी को कोरोना हो जाए लेकिन दोस्तों को क्या बोलता है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं, मेरे को जुकाम हुआ था खाली, टेस्ट की रिपोर्ट आ गई लेकिन बताता ही नहीं है किसी को, ये क्या हो गया, वास्तविकता का अस्वीकरण हो गया। कई बार किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, रिजल्ट आने के बाद लेकिन फ्रेंड्स पूछते हैं, रिलेटिव पूछते हैं क्या हुआ, आया का तेरा रिजल्ट, बोले हाँ आया है लेकिन मैंने रोल नंबर देखे ही नहीं। अब देखो मजे की बात, जबकि फोन को 4 घंटे चला रहा था, दिख रहा है व्हाट्सएप पे, लेकिन बोल रहा नहीं मैंने रोल नंबर देखे ही नहीं, तो क्या हुआ, इस असफलता को छुपाने के लिए वास्तविकता को वो डिनाई करना चाहता है। नंबर 15 है नकारात्मक व्यवहार, नेगेटिव बिहेवियर। कई बार हम नकारात्मक व्यवहार करके भी समायोजन स्थापित करते हैं, जैसे अपनी प्रभाव को बताने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए गलत जगह गाड़ी पार्किंग कर देते हैं, एक पार्किंग करके सब बस के नहीं हाँ मैंने देखो सही किया है, तो गलत काम को भी सही ठहराते हुए जब समायोजन स्थापित करते हैं तो वह कहलाता है नकारना या नेगिवेशन। साथियों ये कुछ ऐसे उपाय थे जिनको हमने जाना जो समायोजन स्थापित करने के अप्रत्यक्ष उपाय थे। हमने अब तक समायोजन स्थापित करने की युक्तियों के 2 उपायों को समझा। पहला प्रत्यक्ष उपाय जहां हमने 4 उपायों की बात की थी, फिर अप्रत्यक्ष उपाय जहां हमने लगभग 15-16 उपायों की बात की। साथियों इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं जहां हम ऐसी युक्तियों की बात करेंगे जिन्हें कहते हैं क्षतिपूरक उपाय, कंपेंसेशन। क्षतिपूरक उपाय का मतलब होता है कि व्यक्ति जिस वस्तु, पदार्थ या परिस्थिति की कमी से मानसिक परेशानी में आ रहा है, उस कमी को दूर करने के लिए कोई तरीका अपनाता है, तो क्षतिपूरक कहलाता है, कंपेंसेशन कहलाता है। ठीक है, ये कंपेंसेशन या क्षतिपूरक उपाय भी फिर से 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जहां जो कमी है उसी से उसकी पूर्ति करना प्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष जहां जो कमी है उसके बजाय किसी अन्य विकल्प से उसकी पूर्ति करना अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कहलाता है। सर ठीक है, एक बार समझते हैं समायोजन के क्षतिपूरक उपाय। फिर से यहां कितने हो गए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। व्यक्ति जिस क्षेत्र में कमजोर होता है उसी क्षेत्र में प्रयास करते हुए अपनी कमजोरी को दूर करता है या पूर्ति करता है, तो वह कहलाता है प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय। जैसे मनोविज्ञान में कोई बालक कमजोर है और मनोविज्ञान को ही बार बार पढ़कर अच्छी पकड़ बनाता है और अब हर एक टेस्ट में अच्छे नंबर लाता है, तो यह हो गया प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय। अप्रत्यक्ष में क्या है, वो उस विषय या वस्तु के साथ में काम नहीं करके अन्य चीजों के साथ, विकल्पों के साथ क्षति की पूर्ति करता है। जैसे मनोविज्ञान में कमजोर बालक मनोविज्ञान को नहीं पढ़ता और हिंदी या लैंग्वेज या अन्य विषयों को पढ़कर यहां जो कम नंबर आते हैं उसकी क्षति वहां से पूरी करता है, तो वह कहलाएगा क्षतिपूरक अप्रत्यक्ष उपाय। क्लियर हुआ। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कम ऊंचाई वाली लड़की हाई हील पहनती है, कम लंबाई वाली लड़की हाई हील पहनती है, कौन सा उपाय हो गया, तो लंबाई बढ़ाना तो हो गया प्रत्यक्ष उपाय की लंबाई को बढ़ा ले वो, लेकिन ये तो संभव नहीं है, तो फिर लंबाई बढ़ाने के लिए अपनी लंबाई के साथ कोई काम नहीं कर रही है, दूसरा तरीका ढूंढ रही है अप्रत्यक्ष। ऊंची हाई हील पहन ली, अब 2 इंच की मान लो हाई हील, 2 इंच लंबाई बढ़ गई ना, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया क्षतिपूरक अप्रत्यक्ष उपाय। साथियों चौथे नंबर पे आता है आक्रामक उपाय। आक्रामक उपाय में क्या हो गया, आक्रामक उपाय में हम अग्रेसिव होकर, क्रोधित होकर आक्रामक तरीके से समायोजन स्थापित करते हैं, यह कहलाता है समायोजन स्थापित करने का आक्रामक उपाय। यहां भी 2 तरीके के हैं, एक प्रत्यक्ष आक्रामक, दूसरा अप्रत्यक्ष आक्रामक। प्रत्यक्ष में क्या, आमने सामने होकर देख, आजा देखता हूं तेरे को क्या करता है, और आमने सामने ही लड़ लिए, ये तो हो गया प्रत्यक्ष उपाय। अप्रत्यक्ष के सामने तो कुछ नहीं बोला, वो जो ही अंदर गया पीछे से साइकिल की हवा निकाल दी या मोटरसाइकिल की चाबी तोड़ दी, ये हो गया अप्रत्यक्ष उपाय। तो जब किसी व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति, परिस्थिति या समाज, सोसाइटी कोई भी परेशानी पैदा करता है और उससे वो जिस तरीके से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है उसी तरीके से वापस उसे बदला ले लेता है, तो वह तो हो गया प्रत्यक्ष उपाय। और अप्रत्यक्ष जिस तरीके से किसी ने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है उस तरीके के बजाय किसी अन्य तरीके से वह उससे बदला लेता है, तो वह कहलाता है अप्रत्यक्ष उपाय। देखो कैसे, नेक्स्ट चलते हैं अप्रत्यक्ष उपाय में।
आक्रामक उपाय में आक्रामक के फिर से दो हो गए, पहला प्रत्यक्ष आक्रामक, दूसरा अप्रत्यक्ष आक्रामक। जिस व्यक्ति ने आत्मसम्मान को जिस प्रकार से ठेस पहुंचाई है उसे उसी प्रकार बदला लेना कहलाता है आक्रामक प्रत्यक्ष उपाय। लड़ाई हो गई, सामने लड़ लिए, किसी ने चांटा मारा फिर से उसके वापस मार दिया, किसी ने गाली दी उसको वापस से 2 गाली दे दी, ये हो गया प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से, ये कहलाता है प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, पीछे से बदला लेना। देखो कैसे, जिस व्यक्ति ने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है उससे किसी और प्रकार से बदला लेकर अपना क्रोध शांत करना। क्रोध दोनों जगह है क्योंकि आक्रामक की बात हो रही है। जैसे अध्यापक द्वारा प्रिंसिपल की महत्वपूर्ण फाइलों को जलाकर क्रोध का बदला लेना। किसी दोस्त से लड़ाई हो गई तो दोस्त की बजाय दोस्त की किसी और चीज को नुकसान पहुंचा देना, यह कहलाता है अप्रत्यक्ष उपाय। किसका? आक्रामक। तो साथियों ये उपाय थे जो आक्रामक थे। हम आज के सेशन में हमने क्या जाना कि हम समायोजन स्थापित करने के लिए दैनिक जीवन में कई सारी युक्तियां अपनाते हैं। ये सारी युक्तियां, ये सारे तरीके जो हैं हमारे अचेतन के द्वारा संचालित होते हैं और इन तरीकों को, युक्तियों को कहा जाता है समायोजन तंत्र, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इनको कहा जाता है। साथियों ये संपूर्ण जो है इनको हम 4 कैटेगरी में पढ़े। पहला हमने देखा प्रत्यक्ष उपाय, दूसरा हमने देखा अप्रत्यक्ष उपाय, तीसरा देखा क्षतिपूर्वक उपाय और चौथा देखा हमने आक्रामक उपाय। जो प्रत्यक्ष उपाय थे वहां प्रत्यक्ष में चीजों के साथ मैनेज करके हमने समायोजन किया था। अप्रत्यक्ष उपायों में क्या देखा हमने? अप्रत्यक्ष में देखा हमने कि वहां पर जो है हमारा अचेतन कोई अन्य टेक्निक निकालकर समायोजन करता है। क्षतिपूर्वक में क्या देखा कि जो कमी है, जो क्षति है उसकी पूर्ति करते हुए समायोजन होता है। आक्रामक में क्या देखा कि क्रोध को शांत करने के लिए अग्रेसिव तरीके से, हिंसात्मक तरीके से, आक्रामक तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गतिविधियां करते हुए समायोजन को स्थापित करते हैं। साथियों तो ये हुआ हमारा समायोजन स्थापित करने का तरीका, समायोजन के मैकेनिज्म या फिर समायोजन तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। यहां से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप क्या करें, इसको ठीक से समझने के लिए प्रत्येक जो तंत्र को हमने समझा उनको अपने व्यवहार के साथ जोड़ के देखें। हर एक के मैंने एक एक एग्जाम्पल लिखवाए हैं और एक एक एग्जाम्पल मैंने बोले भी हैं। आप क्या करें, आपकी कॉपी में लिखें, जैसे समन है, दमन है, प्रक्षेपण है, औचित्य स्थापन है, इनके नाम लिखें और एक उदाहरण लिखें आपकी तरफ से समन का, एक एग्जाम्पल लिखें दमन का, एक एग्जाम्पल लिखें औचित्य स्थापना का। ऐसे सभी के एक एक एग्जाम्पल आप आपके व्यवहार में से लिखिए, आपके स्वयं के व्यवहार के साथ, स्वयं के साथ उनको लिखिए। अगर स्वयं के व्यवहार में से एक एक एग्जाम्पल आपने लिख लिया सभी युक्तियों का, तो मुझे लगता है आपकी समझ पूरी तरह से बन जाएगी और पूरी तरह समझ बनेगी तभी हम यहां आंसर कर पाएंगे, वरना इसका आंसर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कोई व्यवहारिक परिस्थिति मिलती है एग्जाम में और उस परिस्थिति को फिर पूछा जाता है कि इस परिस्थिति में जब समायोजन हुआ तो कौन सी युक्ति लगी, तो फिर वहां पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल आएगा। जो मैंने लिखवाया वो एग्जाम्पल कुछ अलग है, जो मैंने समझाया वो कुछ अलग, और वहां जो पूछेगा कुछ अलग एग्जाम्पल होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई सी परिस्थिति देवे, कोई सा भी एग्जाम्पल देवे, हम आसानी से युक्ति तक पहुंच जाएंगे। तो इसका एक ही तरीका है कि एक बार फिर से मैं बता देता हूं, आप आपकी नोटबुक में प्रत्येक युक्ति का एक एक दो दो एग्जाम्पल आपके स्वयं के व्यवहार में से लिखिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आज का सेशन बड़ा फ्रूटफुल होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।